चले देखिए क्वेश्चन नंबर 4.11, ठीक है, यानी चौथे चैप्टर का 11 नंबर क्वेश्चन है। दिया है एक प्रकोष्ठ में, क्वेश्चन नोट करते जाएं साथ साथ। क्वेश्चन नंबर है 4.11, ठीक है। करा एक प्रकोष्ठ में एक प्रकोष्ठ में 6.5 का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। गया है इस चुंबकीय क्षेत्र में, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन 4.8 गुणे 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया है। व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा। वृत्ताकार कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिए। प्रश्न दिखने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि एक प्रकोष्ठ में, प्रकोष्ठ का यहाँ पर मतलब एक एरिया या एक क्षेत्र से है, ठीक है। ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर इतना, जी का मतलब यहाँ गॉस से होता है, गॉस, इसको जी को हिंदी में लिखते हैं गॉस। गॉस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। जैसे टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, वैसे ही गॉस भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। और एक गॉस जो होता है
10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। अगर क्वेश्चन कोई पूछ दे एक गॉस में कितना टेस्ला होता है, तो एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला होता है। ठीक है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र गॉस में दिया है उसको आप पहले टेस्ला में क्या करोगे, बदल लोगे। ठीक है, तो जब आप इसको हल करोगे तो ध्यान रखना, हल करते समय पहला काम जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको आप बदल लो गॉस में। ठीक है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 6.5 गॉस, और हमने आपसे कहा कि 1 गॉस कितने के बराबर, तो आप गॉस के जगह क्या रख दोगे, 10 पर माइनस, अब ये किस में बदल गया, टेस्ला में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा भी देखिए दिया है मान। ठीक है, इतने गॉस यानी इतने टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाया गया है, उस प्रकोष्ठ में उस एरिया में इतने टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाया गया है, चाहे उस चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया गया हो। ठीक है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन इतने वेग से, इलेक्ट्रॉन का वेग दिया है, इलेक्ट्रॉन का वेग भी बराबर दिया है 4.8 गुणे 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, चाहे तुम ही आ जाओ, इधर आगे बढ़ जाओ, दिक्कत होगी उधर, कोई एक आगे आ जाओ, इधर बिठा लो उसको, इधर खिसक जाओ, बिठा लो, बैठ जाओ वहीं पे। चलो देखो, इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो इतना मीटर पर सेकेंड दिया गया है। ठीक है, कह रहा है उस चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन इतने वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा जा रहा है। ठीक है, व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो वृत्ताकार क्यों होगा, क्या कारण होगा कि वह वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, पहला चीज। दूसरा, उस वृत्ताकार कक्ष की त्रिज्या ज्ञात, उसकी त्रिज्या भी आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए जब आप सभी को पता होगा, हमने एक हेडिंग लिखवाया था, एक टॉपिक था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति, याद आ रहा है? वहां पर आपने देखा होगा 3 पॉइंट हम लोग पढ़े हैं। एक, इलेक्ट्रॉन जब चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में प्रवेश करता है तो उसकी गति रेखीय गति होती है और उस पर कोई बल कार्य, क्योंकि वहां पर थीटा 0 हो जाता, पढ़े ना। दूसरा हम लोग पढ़े थे, जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे, और जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर हमेशा लॉरेंज बल कार्य करता है, और वह बल हमेशा वेग के दिशा के लंबवत होता है, जिसके कारण उसका पथ कैसा हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। तो ये कारण लिखना है आपको, समझ में आ गई बात? पूछ रहा है ना, व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो उसके वेग के दिशा के लंबवत सदैव उस पर बल कार्य करेगा, जिसके कारण उसका पथ क्या हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। ये उसकी व्याख्या हो जाएगी। लेकिन उसमें ये जो है वृत्ताकार कक्ष की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगा उसका, उसको ज्ञात करने को कह रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले हम निकाल लेते हैं वृत्ताकार कक्ष की
या पथ लिखें, वृत्ताकार पथ की क्या त्रिज्या r का मान, ठीक है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि उस टॉपिक में त्रिज्या निकाली गई है, r की वैल्यू निकाली गई है। बताएंगे क्या है r का फॉर्मूला? हाँ, एम भी अपान क्यू बी, यही है ना, ध्यान रखिएगा। यही वो फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पथ की त्रिज्या का। वहां से चालू होगा, ठीक है, वहां से उच्चारण कर लें। क्लियर हो गया? यही फॉर्मूला है, क्लियर रहिएगा। गलत होगा, देख लीजिए क्या ये फॉर्मूला यही है? अब देखो, वहां पर हम लोग आवेश लिए थे क्यू कूलाम का, तो यहाँ क्यू लिखे थे। यहाँ पर आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही आवेश है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? स्मॉल ई लिख देंगे, ठीक है। सभी डाटा दिए गए हैं, इसमें रख दीजिए, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना, एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए कितना होता है। देख लीजिए 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है। गुणे भी देखिए ये है, यानी 4.8 गुणे 10 पे हो गया बटा ई, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 गुणे 10 पे -19, और फिर बी दिया है, बी का मान 6 गुणे 10 पे -4। इसी को हल कर दीजिए, आर का मान आ जाएगा, यानी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आपको मिल जाएगी। अब ध्यान देना, यहाँ पर समझना हमारी बात को। इसमें भी देखिए 1 अंक के बाद दशमलव, इसमें भी देखिए 1 अंक के बाद दशमलव, दोनों का दशमलव। यहाँ भी देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक के बाद है, हटा दीजिए, दशमलव हट जाएगा दोनों का, गुणा उड़ा करने की जरूरत, क्योंकि ऊपर नीचे बराबर अंक के बाद दशमलव है। तो देखो ये हो गया 91, ये हो गया 48, नीचे ये हो गया 16, और ये हो गया 65, सही है। अब घात वाले को थोड़ा निपटा लेते हैं। ये -31 है, और ये प्लस -31 में +6 को जोड़ दीजिए, -26 25 -25 हो गया, -31 में 6 जोड़ेंगे घट के -25 होगा, बटे नीचे देख लीजिए दोनों के घात माइनस में है, तो -19 और -4 -23 जुड़ जाएगा, घटेगा नहीं। यहाँ दोनों के चिन्ह देखिए घात के सेम हैं। घटता तब है जब दोनों के घात के चिन्ह अलग अलग हों, तब घटाया जाता है, और जो बड़ा वाला चिन्ह होता है, अंक होता है, उसका चिन्ह लगाया जाता है। लेकिन अगर दोनों के घात के चिन्ह सेम हैं तो चिन्ह वही रहता है, अंक को जोड़ दिया जाता है। तो 19 में 4 जोड़ दीजिए, -23, यहां तक हो गया। देखो 16 से 3 बार में 48 कट जाएगा, काम तमाम हो गया। आ गया 91 इंटू, और ये देखो सही है। यहां देखो घात वाले को 10 पे -23 को ऊपर ले जाओ तो +23 हो जाएगा, और ऊपर है -25, तो -25 + 23 घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा। कितना आएगा? -2।
तो 10 पे हो गया -2। ठीक है, अब इसको हल कर लो, हल हो जाएगा। देख लो, नहीं होता है तो 3 का इसमें गुणा कर लो, गुणा करोगे 3 एकन्नम 3 नवा बटे में गुणे में ये हो गया। अब 273 में 65 से क्या करोगे, भाग दे लो। 273 में 65 से, ठीक है। अब ध्यान देना, भाग देख लो कैसे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तो हम कर रहे हैं, पेपर में तुम्ही को करना है, तो आना जरूरी है। 65 में कितने अंक हैं जी, 2। यहाँ अगर हम 2 अंक लेते हैं तो क्या बनेगा, 27। और ये है तो ये कम है, ये ज्यादा है, तो इसका भाग कम में जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं। तो आगे वाला भी नंबर ले लो। अब हो गया 273 और ये हो गया, अब ये कम हो गया, अब इसका भाग इसमें जाएगा। क्लियर। अब देखो 65, अगर हम 65 को 3 बार जो गुणा करें 3 से, 65 में अगर हम 3 से गुणा करें तो 3 पचे 15, 1 3 छक 18 और 1, और अभी बहुत कम है 273 से। अच्छा, अगर हम इसको 5 बार कर दें, 5 पचे 5 यानी 25 को 5 हासिल 2, 5 छके 30 और 2 32, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 4 बार में 4 पचे 20 हासिल 2, 4 छके 24 और 2 यही जाएगा। तो यहां लिखोगे 4 और आया कितना, 260। 3 नीचे उतार दोगे, 7 में से 6 गया, 1 2 2 कट गया। अब देखो ये 13 हो गया, ये 65 हो गया, जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ दशमलव बढ़ाकर यहाँ 0, 130 कै बार में, 2 बार में, तो 2 बार में 130 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा जी, आर बराबर कितना आएगा, 4.2 गुणे 10 पे माइनस मीटर, मीटर में ही आएगा। ठीक है, ये मीटर में है, इतना मीटर उस वृत्तीय पथ की क्या होगी। अगर आप इसे सेंटीमीटर में लाना चाहते हो सकता है आंसर सेंटीमीटर में हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, जो ना 10 पे -2 दिख रहा हटा दो भाई, 10 पे -2 लगाते हो तभी सेंटीमीटर मीटर में बदलता है, ये पता है ना। तो अगर उसको हटा दोगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो अगर मीटर में आंसर नहीं दिया है तो ये लिखा होगा, समझे। तो ये सेंटीमीटर में ये दिया होगा। ये तो हो गई इसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। व्याख्या करने को कहा है तो व्याख्या में बस लिखना है, जब कोई आवेश, ब्रैकेट में लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर सदैव लॉरेंज बल आरोपित होता है, जो वेग के लंबवत रहता है। ठीक है, यही व्याख्या करना था उसका। क्लियर। कभी भी कोई आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो चाहे वो कोई आवेश हो, धन आवेश हो, ऋण आवेश हो, कोई भी आवेश हो, तो हमेशा उस पर क्या करेगा,
लारेंज बल आरोपित होगा। और लारेंज बल कितना होता है? F बराबर क्यू भी बी साइन। यही बल जो है उस पर हमेशा लगेगा और वह बल की दिशा उसके वेग के दिशा के लंबवत रहेगी, इसलिए वह कण वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखो ध्यान से, 4.12 जो इसके बाद का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 4.11 से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको इरेज नहीं किया है। कह रहा है प्रश्न, लिखा है प्रश्न 4.11 में वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण, बात ना करें, परिक्रमण आवृत्ति प्राप्त कीजिए। परिक्रमण आवृत्ति प्राप्त कीजिए। फिर लिखना है क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, व्याख्या करने को कह रहा है, व्याख्या कीजिए। हाँ ठीक है, ध्यान देना, समझ लो इसको। पहले कह रहा है जो 4.11 में प्रश्न की बात हुई है, ठीक है, उसी प्रश्न में जो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है उसका परिक्रमण आवृत्ति को ज्ञात करना है। ठीक, और दूसरा ये बताना है कि क्या उसका परिक्रमण जो आवृत्ति है वो इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है कि नहीं करता है। समझ में आ गई बात? पहले परिक्रमण आवृत्ति निकालनी है और उस आवृत्ति की सहायता से आपको ये बताना है कि वह वेग पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हल इसका देखिए। हल देखो, वृत्ताकार बात नहीं, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, ठीक है, अभी हमने निकाला था। वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो क्या थी? m v बाई क्यू बी, तो यहां पर था e, यही है। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में घूमेगा तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? एक चक्कर, जैसे ये वृत्तीय पथ है और इसकी त्रिज्या r का मान इतना है। जब इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा तो एक चक्कर लगाएगा तो कितना समय लगेगा? वही उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन का आवर्त काल देखिए निकाला गया होगा, ये भी फार्मूला निकाला गया था। अगर ये फार्मूला देखो याद है, समझो हमारी बात को, अगर इस आवर्त काल का फार्मूला याद है तो डायरेक्ट फार्मूला रख देना, नहीं याद है तो उसको निकाल लेना। और निकालने का तरीका क्या है वो हम अब बता दे रहे हैं आपको। आवर्त काल यानी टाइम बराबर
समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा और फिर यहां पर आएगा तो एक चक्कर होगा, तो कितनी दूरी तय करेगा, जितना इसकी परिधि होगा, और परिधि होता है 2 पाई, और चाल कितना भी। ठीक है, अब देखो r का मान यहाँ है, यहाँ रख दोगे। जब r का मान यहाँ रखोगे, ध्यान देना, तो r के जगह हो जाएगा mv बाई ईवी, यही होगा। v से भी तो t बराबर होगा 2 पाई m बटा e, यही लिखा होगा। ठीक है, तो अगर आपको आवर्तकाल का सूत्र ये याद है तो डायरेक्ट यही लिख देना। अगर नहीं याद है, ऐसे केस में आवर्तकाल बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा r का मान याद रहे, इसमें रख देना। ठीक है, और हल कर दोगे तो t का मान आ जाएगा। ये t है, आवर्तकाल है, आवृत्ति नहीं है। हमें क्या निकालनी है, आवृत्ति। क्या निकालनी है जी, देखो इसमें लिखा ना आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है कि यह इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। अब समझो, यह 30 सेकंड में 30 समय में एक चक्कर लगा रहा है, 30 समय में एक चक्कर लगा रहा है, समझना। या हम यूं कहें, एक चक्कर 30 समय में लगा रहा, दोनों बात एक ही हुआ। चाहे 30 समय में एक चक्कर लगा रहा, ठीक, या यूं कहें एक चक्कर लगाने में 30 समय लग रहा है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, हमें आवृत्ति निकालनी है। आवृत्ति का मतलब 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। तो अगर ये 30 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है तो 1 सेकंड में कितना लगाएगा, बताओ। 30 सेकंड में एक चक्कर, 30 सेकंड में एक चक्कर, तो 1 सेकंड में कितना चक्कर, 30 चक्कर। अरे बकलोलो, 10 रुपया के 20 आम, तो एक आम के कितना दाम, कैसे कैसे पता चला। क्या किए, इस वाले में इस वाले से तभी तो आएगा। तो जब 30 समय में एक चक्कर, तो 1 सेकंड में 1 बटा, ये तो छोटे क्लासों में पढ़ाया गया, 5-6 में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि 10 रुपया में या 10 आम के दाम 20 रुपया, तो एक आम का दाम बताओ, वो कुछ चिल्लाक बता देते हैं सर 2 रुपया है। तो वो खाली आम ही पर वो फार्मूला थोड़ी लगेगा, ऐसा थोड़ी है कि वो खाली आम को भी बताने के लिए बना है। केला पर प्रश्न पूछ दो, दूसरा फार्मूला लगेगा, वही लगेगा है, वही फार्मूला यहाँ भी लगा। देखो 30 सेकेंड में एक चक्कर, तो 1 सेकेंड में 1 बटा t चक्कर, वही तो किए हो। 10 आम के दाम 20 रुपया, तो एक आम का दाम 20 बटे 10, काट दोगे कितना आएगा, 12 रुपया, 2 रुपए। ठीक है, समझ में आ गया जी। आवृत्ति कितनी होगी बताओ, 1 बटा t। तो यहां देखो, आवृत्ति n बराबर 1 बटा t, यही आवृत्ति का सूत्र होता है। अब ध्यान रखना, आवर्तकाल और आवृत्ति दोनों के बीच संबंध क्या होता है। n बराबर 1 बटा t लिखो या t बराबर 1 बटा, ये दोनों ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अगर आवृत्ति लिखोगे तो 1 बटा t निकालोगे, और यदि t लिखोगे तो 1 बटा, ठीक है। तो यहाँ t मिल गया, आवृत्ति पूछ रहा है, तो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा t, और t का मान इतना है, यहाँ पे रख दोगे तो 1 बटा 2 पाई m
बटे ईबी हो गया। ईबी चला गया कहाँ, ऊपर। जब ईबी ऊपर चला गया तो हो गया ईबी बटे 2 पाई m। ठीक है, अब इसमें सभी मान रख के हल कर दो, आवृत्ति निकल जाएगा। देखो ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, बी चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें दिया ना चुंबकीय क्षेत्र, देखो दिखा दिया, ये चुंबकीय क्षेत्र रख देना, 2 है, पाई है m इलेक्ट्रॉन का, सब रख देना, हल कर देना, आंसर आ जाएगा, निकल जाएगा ना ये। अब कुछ नहीं करना है, ये हो गया। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, कर क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर, मतलब जो आवृत्ति निकल के आ रही है वो वेग पर निर्भर कर रही है, नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि आवृत्ति के फार्मूला में कहीं वेग है, नहीं है। तो लिख देंगे आवृत्ति के समीकरण में या आवृत्ति के सूत्र में वेग नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आवृत्ति वेग पर निर्भर नहीं करती है। समझ में आ गई बात, इतना लिख देना, हो जाएगा ना। हाँ, देख लो, सब मान रख करके आवृत्ति निकाल लेना और नीचे लिख देना आवृत्ति के समीकरण में वेग न होने के कारण आवृत्ति वेग पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन लिखिए, लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, तो इसको नोट करना स्टार्ट कर लें। कह रहा है इसमें 2 क्वेश्चन है, ए और बी करके। क्वेश्चन ए में है 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या ठीक है 8.0 सेंटीमीटर है और जिसमें 6.0 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, 1.0 टेस्ला के एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ठीक है ऊर्ध्वाधर लटकी है। क्षेत्र रेखाएं कुंडली के
अभिलंब अभिलंब से 60 अंश कोण बनाती हैं। कोण बनाती हैं। कुंडली को घूमने से कुंडली को घूमने से रोकने के लिए जो प्रत्याघूर्ण लगाया जाना चाहिए उसके परिमाण परिकलित कीजिए। उसके परिमाण परिकलित कीजिए। ठीक है, ये ए है इसका। अब इसका बी देख लीजिए। कह रहा यदि ए में बताई गई वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति की समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है शेष सभी विवरण अपरिवर्तित रहे तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लो, फिर नोट कर लो। देखो ध्यान से, क्वेश्चन है कि 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली है। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो पहले जो दिया है उसको लिख लो। दिया है फेरों की संख्या। फेरों की संख्या पहले समझिए, लिखिएगा बाद में। अगर समझेंगे नहीं तो लिखकर कोनो मतलब नहीं है। फेरों की संख्या कितनी है? 30। अब कुंडली कैसी है और उसकी त्रिज्या दी गई है। त्रिज्या R दशमलव मीटर में बदल दें। मीटर में इसको बदलेंगे, क्या करेंगे? 10 पे -2 से मीटर में बदल जाएगा। जब मीटर में बदल गया तो क्षेत्रफल निकाल लो। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R। पाई का मान
और r का मान ये हो गया, स्क्वायर कर दो, 3.14 गुणे 64 हो जाएगा, गुणे 10 पे -4। इसका आप इसमें गुणा कर लो, ठीक है, इसका इसमें गुणा कर लो। 3.14 में 64 से 4 चौक को 16, हासिल 1, 4 कनम 4 1 5, 4 तिया 12, 6 चौक को 24, 6 कनम 8, 6 त्रिक 18, 6 5 4 9 8 2 0 8 1 10, ठीक है। 2 अंक के बाद देख लो कितना आएगा, 200.96 गुणे 10 पे -4। क्या करो, दशमलव यहां से 2 अंक आगे ले आ दो तो 2.00, ठीक है, इधर छोड़ देंगे, दशमलव के बाद 00 नंबर जो होता है छोटा होता चला जाता है, तो इसको छोड़ दो। अब ये 2 अंक आगे आए तो 2 प्लस इस पे जोड़ दो, तो 10 पे आएगा -2 मीटर, ठीक है, समझे बात को। देखो इसका इसमें गुणा किया, इतना आया ना। हमने कहा कि यहाँ पर दशमलव है, दशमलव को 2 अंक आगे लाओ तो 2 अंक आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 2.0096। तो दशमलव के बाद 00 के बाद 96 है, तो नंबर बहुत छोटा हो गया, और जब नंबर बहुत छोटा हो जाए तो उसे क्या करते हैं, तो हो जाएगा 2 दशमलव, और जब 2 अंक आगे आए तो इस पे 2 प्लस करोगे तो घट के कितना हो जाएगा, माइनस। तो ये कुंडली का क्षेत्रफल हो जाएगा। और क्या दिया है, देखो उसमें धारा भी बह रही है, धारा I बराबर एम्पियर धारा है, चुंबकीय क्षेत्र भी दिया है कितना, इतना टेस्ला, कोण भी दिया है थीटा कितना, 60 डिग्री, ठीक है ना। कहानी को समझ लो, कहानी ये है कि ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है क्षैतिज में, और इसमें एक वृत्ताकार कुंडली ऐसे हवा में लटकाई गई है, ऐसे, समझे। जो कुंडली में कुल फेरे कितने हैं, 20। इस कुंडली का क्षेत्रफल इतना है, और जो जिस चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई गई है वो चुंबकीय क्षेत्र इतना है, और कुंडली में बहने वाली धारा इतनी है, ठीक है। तो कुंडली क्या है, घूम रही है, ऐसे ऐसे कुंडली घूम रही है। इस कुंडली को घूमने से रोकने के लिए कितना प्रति आघूर्ण लगाना होगा, तो रोकने के लिए कितना बल आघूर्ण लगाना होगा, जितने बल आघूर्ण से वो घूम रही है उसी के बराबर बल आघूर्ण आपको लगाना पड़ेगा, यही हुआ ना। तो देखिए, रोकने के लिए प्रति आघूर्ण टाउ डैश बराबर टाउ। देखो टाउ डैश क्या है, रोकने वाला बल आघूर्ण है, और टाउ क्या है, उसे घुमाने वाला बल आघूर्ण है। जब दोनों बराबर होंगे तभी तो रुकेगा, हैं। अब देखो टाउ डैश बराबर, टाउ का मान क्या होता है, NIAB साइन थीटा, यही सूत्र है, ठीक है। सभी मान दिए गए हैं, N है 30, I है, A निकल के आया है 2.0 गुणे 10 पे माइनस, और B 1.0 और साइन 60, ठीक है। इसी को हल करना है। हल कैसे होगा देख लो, देखना ध्यान से। भाई 1 है, इसमें किसी का गुणा करोगे तो ही आएगा। अब देखो यहां से 2 छक्के 12, 12 तिया 36, 360, यही होगा ना। गुणे घात वाला देख लो, 10 पे माइनस और साइन 60 का मान ये आ गया। 2 से 360 कटेगा तो 100, करड़ी में गुणे 10 पे माइनस 180, करड़ी में 3 का मान,
कठिन 3 का मान इतना होता है, यो दिमाग में रहे। ठीक है, गुड़े गुड़े 10 पे -2, इसका इसमें गुणा कर दो, जितना आएगा वही यहाँ लिख लेना। ठीक है, वही हो जाएगा आंसर। कर लोगे ना? केवल गुणा करना है, गुणा करके ही लिख देना है। गुड़े 10 पे माइनस आई तो रहेगा ही रहेगा, आई गुणा करके यहाँ लिख लेना। समझ में आ गई बात जी? दशमलव आगे पीछे करना हो तो कर लेना, उतना तो पता है। आगे करोगे तो प्लस घात बढ़ेगा, पीछे ले जाओगे तो माइनस। अब आते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे। ये तो ए था, बी वाला समझो। बी वाला में सर मत पकड़ो, बी वाला सबसे आसान है। देखो, कह रहा है बताई गई ए में बताई गई वृत्ताकार जो कुंडली है को उसी क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल वही रहे जो कुंडली का क्षेत्रफल था। क्या है? क्षेत्रफल वही रहे, लेकिन आकृति कैसी हो? अनियमित हो, कोई अलग आकृति हो। मतलब समझो, इसी क्षेत्रफल की कोई दूसरे आकृति का हमने ऐसे कुंडली बना दिया। समझे? समझ में आ गई बात? आकृति समतलीय कुंडली से क्या करें? उसे प्रतिस्थापित कर दें। मतलब इसी क्षेत्रफल के अनियमित आकृति वाली कुंडली से इसको हटा दें और इसको यहां पर लगा दें। समझे? तो कह रहा है, कहां गया? तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा? नहीं होगा। उत्तर तब भी हमारा वही होगा, जितना इसको रोकने के लिए बलागुण लगा उतना ही बलागुण इसको भी रोकने के लिए लगेगा। क्यों लगेगा? कारण समझो, यहां लिख दिया है शेष सभी विवरण क्या है? अपरिवर्तित। मतलब केवल आकृति बदलनी है, बाकी फेरों की संख्या वही है। समझे? आकृति बदलोगे, क्षेत्रफल जब वही है तो आकृति बदलने से कोई मतलब है नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र वही है, धारा वही है, कोण वही है, सब कुछ वही है, केवल आकृति बदलनी है। और वो भी आकृति बदलने से क्षेत्रफल नहीं बदलेगा। जितना इसकी क्षेत्रफल थी उतने क्षेत्रफल इसका भी रहेगा। तो बलागुण में कोई बदलाव, क्योंकि बलागुण किस पे निर्भर करता है? फेरों की। तो जो फेरे इसमें है वही इसमें भी है। धारा, जो धारा इसमें बह रही वही धारा। क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल इसका है वही। चुंबकीय क्षेत्र जो इसका है वही। और थीटा जितना इसका था उतना। तो कहां से आंसर बदलेगा? बदलेगा? तो उत्तर लिख देना नहीं। उत्तर हो जाएगा नहीं। ठीक है? क्यों नहीं? क्योंकि बलागुण आकृति पर निर्भर। समझ में आ गया बात? तो इसीलिए हमने कहा देखो बी वाला सबसे आसान है, नोट कर लो। और ये एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज।